नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे सहयोगी हैं प्रशांत पांडे। और अगले 1 घंटे हम दोनों मिलकर आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देंगे। और प्रशांत, शुक्रवार है, बिल्कुल। और आपकी तबीयत नासाज थी। जी और अभी भी जो कहते हैं ना कि मुंबई का जो मानसून है, बिल्कुल, वो उसका पहला प्रहार जो है सबकी हेल्थ पर असर डाल रहा है। लेकिन बाजार की हेल्थ यहाँ पे चुस्त दिखाई दे रही है। अभी भी 34,000 के ऊपर बना हुआ है। अब ऐसे में आपके तो बहुत सारे सवाल होंगे बाजार की इस चाल को देखते हुए। तो सवाल आपको कहाँ भेजने बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। एक व्हाट्सएप नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे देखिए फ्लैश हो रहा है, और इस नंबर पर अपने स्टॉक स्पेसिफिक सवाल डाल दीजिए। किस कंपनी में आपने खरीदारी कर रखी है, किस भाव पे खरीदारी कर रखी है, कब तक उसमें रुकना चाहते हैं, ये दे देंगे डिटेल्स। तो एक्सपर्ट्स के सामने ये सवाल रखेंगे। और सोशल मीडिया पर, भले ही वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स यानी ट्विटर हो, और यूट्यूब, क्योंकि वहां पर आप लाइव हमें देखते भी हैं, कमेंट बॉक्स पे अपने जो सवाल आप डाल रहे हैं उन सवालों को हम शो में भी शामिल करते हैं। तो ये एक जो घंटा है आपके लिए है, आपके सवालों के जवाब के लिए। तो झटपट अपने सवाल भेज दीजिए। मेहमान के तौर पे आज जो आपके सवालों के जवाब देंगे उनमें वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में एमके ग्लोबल के कपिल शाह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल विवेक, आपका स्वागत है। और विवेक, यहाँ पर हैप्पी फ्राइडे, गुड फ्राइडे, क्या कहेंगे आप? 24,000 के ऊपर, 24,100 के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है। निफ्टी 102 अंकों की तेजी फिलहाल दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी 154 अंक ऊपर, 52,968 के लेवल्स, सेंसेक्स 79,548 के लेवल्स। तो हफ्ते का अंत हम बहुत ही बढ़िया नोट पर, और एफआईआईज की खरीदारी जो एक बार फिर से आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बहुत ही लार्ज कैप लेड रैली फिलहाल हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ये मोमेंटम और कितना आगे? देखिए, पहले तो गुड मॉर्निंग सभी को और मेरे को पैनलिस्ट को भी। देखिए, पहली चीज ये है कि जब चुनाव रिजल्ट आने के पहले एफआईआईज की सेलिंग जारी थी, और उन लोगों को लग रहा था कि अगर मिलीजुली सरकार आ जाती है या फिर कोई रिजल्ट में अगर गड़बड़ी आती है, तो फिर जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो कई पॉलिसी पैरालिसिस में नहीं बदल जाए करके। और रिजल्ट मार्केट के एक्सपेक्टेशन से नीचे आए थे। लेकिन उसके बाद में जो सरकार का गठन हुआ है, उसमें अब एफआईआईज को लग गया कि ये लोग तो जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही स्ट्रांग ही चलने वाले हैं, और मेजोरिटी एक ही पार्टी का उधर डिसीजन मेकिंग पावर रहने वाला है। तो उसको देख के वापस अब जो छूट गया था वो वापस मान लेने के लिए बाजार की ओर दौड़ रहे हैं, और एफआईआई फ्लो आपका स्ट्रांग दिख रहा है, और मुझे लगता है कि आगे चल के स्ट्रांग रहना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो वैल्यूएशन बहुत कॉस्टली लग रहे हैं आज के दिन। इनफैक्ट मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ स्मॉल कैप इंडेक्स के वैल्यूएशन से और मिड कैप के इंडेक्स के वैल्यूएशन से। लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे चल के आपको ज्यादा फ्लो लार्ज कैप में ही दिखने वाले हैं। इनफैक्ट आपके शो पे मैंने बहुत बार बोला है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक अंडर वैल्यूड सेक्टर है और मेरा फेवरेट सेक्टर है। वो आपको इनफैक्ट आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, और जितने भी आज लार्ज कैप वैल्यूएशन वहां पे कंफर्ट ज्यादा है। तो जहां जहां पैसा आएगा मुझे लगता है कि सेंसेक्स और निफ्टी स्टॉक्स में ज्यादा आएंगे, और वाजिब है कि उसके कारण इंडेक्स भी ऊपर आपको बढ़ते हुए दिखेगा। बस एक ही एक कॉशियस नोट रहेगा, जिस हिसाब से बाजार बढ़ रहा है वो हेल्दी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप 10 सीढ़ियां चढ़ते हैं और 2 उतरते हैं तो वही बाजार के लिए हेल्दी रहता है। तो छोटा मोटा करेक्शन एक बार मिल जाए तो अच्छी बात होगी। मे भी इलेक्शन के बजट के बाजू जैसे जैसे जाएंगे तब हो सकता है कि छोटा मोटा करेक्शन आपको देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ है बाजार में, और मुझे लगता है कि 80,000 तो मतलब मंडे या ट्यूसडे तक पार हो ही जाएगा। बाजार की ये जो तेज़ी है वो थोड़ा सा सतर्क भी कर रही है, और बाजार की जो चाल है उसमें एक ख़ास रणनीति तमाम इंडेक्स पर वो विवेक ने आपके सामने रखी। चलिए सवालों को शामिल करते हैं। यूट्यूब पर हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, और एक अहम सवाल लेंगे हम। और हालांकि उन्होंने नाम अपना नहीं बताया है, हमारे एक यूज़र हैं यूट्यूब के, लेकिन बहुत अहम सवाल है इनका। इन्होंने वोडाफोन आइडिया और एयरटेल पर राय जाननी चाहिए। और हमने देखा कि जियो और एयरटेल दोनों ने अपने टैरिफ में इजाफा किया है, और मेरे ख्याल से यही वजह है जिसकी वजह से आम इन्वेस्टर इस पर एक व्यू चाहता है। तो चलिए इस पर एक अहम राय आपको देने की कोशिश करते हैं, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल पे। कपिल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बताइए, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल पे आपका क्या व्यू है? जी, बेसिकली
इलेक्शन से पहले ही एक बज़ था कि टैरिफ में हाइक होने वाले हैं और ये जैसे ही चीज पैन आउट होते हुए देखने मिली, तो पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि जो टेलीकॉम स्टॉक है वहां पे अच्छी खासी मोमेंटम तो है, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि जब भी आपका इवेंट प्ले आउट हो जाता है तो इसके बाद में एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी हमें देखने मिलता है। तो वैसे ही आइडिया का हम जो फॉर्मेट देखते हैं, तो कल के दिन से आज के दिन में काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिली हुई है। इस हफ्ते में 6-7% ऊपर में आ गया है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में थोड़ा सा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ में हमें खेलना चाहिए। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर में शिफ्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग वाइज। सो 17 रुपीज 80 पैसे का हम यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रख पाएंगे और ऊपर में स्टॉक प्राइस अगर 19 रुपीज के यहाँ पे हमें मिलता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और वैसे ही भारतीय एयरटेल ने काफी अच्छा मूव दिया था, लेकिन आज के ऊपर के हिस्से से थोड़ी बहुत हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल गई है। तो ऐसा लग रहा है कि जो इवेंट प्ले आउट हो चुका है और अभी मे बी सेलिंग प्रेशर अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कर देना चाहिए और बाकी की जो क्वांटिटी है उसका जो हमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए, तो कहाँ पे 1430 के लेवल से ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखे बाकी की 50% क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह वोडा आइडिया पर आपके लिए। लेकिन चलिए अब रुक करते हैं प्राइमरी मार्केट का, और इसमें हम बात करेंगे आईपीओ की। हाल ही में लिस्टिंग हुई कंपनी स्टैनली लाइफस्टाइल्स के कारोबार और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सुनील सुरेश और सीएफओ प्रदीप मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सबसे पहले प्रदीप जी, आपसे सवाल होगा, इस समय अगर कंपनी के कारोबार की बात करें, उनके फाइनेंशियल्स की बात करें, तो रेवेन्यू का ट्रेंड कैसा नज़र आ रहा है और आगे के लिए क्या आउटलुक हुआ? Majorly my 9 months revenue thoda did not grow as per our expected lines. Also mainly क्योंकि the real estate the property which comes to handover didn't happen in the last 9 months. हमने देखा कि बहुत लोग ट्रैवल किए, बहुत लोग ने because of COVID there was a delay in handover, and only when the handover completes is where we come in for the sale of our products. So we saw a delay there, and that has majorly impacted in the last 9 months. हम आपसे बातचीत आगे भी करेंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर टाइम्स नेटवर्क का इंडिया क्लाइमेट समिट जिसका आगाज हो चुका है, उसी की ओर एक बार रुख कर लेते हैं। बिना बर्ड्स की चहचहाट के भी ये दुनिया नहीं रह सकती है। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट नर्सरी पे काम कर रहे हैं, शहरों में नगरवन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है, वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इसके लिए अब हमने एक ग्रीन क्लाइमेट फंड, और इसमें भी हम लोगों ने काफी ज्यादा आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि जो हमारे एनडीसीज के 3 टारगेट है, पहला टारगेट तो कार्बन एमिशन को कम करना, दूसरा टारगेट हमारे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना, और तीसरा टारगेट जो है वो ग्रीन श्रिंक को बढ़ाना है, ग्रीन एरिया को। और अभी तक भारत में ऐसा हुआ था कि हम केवल जो मध्य भाग है जमीन का उसी में देखते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा मैंग्रोव को भी, क्योंकि आपकी जब शुरू में जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था उन्होंने भी कहा था कि हमारे पास 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है और हम ताउत के, आमफान जैसे तूफान भी देख चुके हैं, तो मैंग्रोव शील्ड के रूप में काम करता है। इसलिए हमने पिछले बजट में प्रोजेक्ट मिस्टी को अनाउंस किया, जिसमें मैंग्रोव सीशोर इंटेंजिबल इनकम करके हमने एक प्रोग्राम को चलाया और पहली बार हमने मैंग्रोव को समुद्री क्षेत्रों में लगाने का काम किया। लेकिन इसके साथ ही साथ जो हमारी बायो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके प्रोटेक्शन को लेकर भी हम इन सब प्रोग्रामों के माध्यम से काम कर रहे हैं। How soon will we see changes in summer temperatures? टेम्परेचर राइज की समस्या कोई पूरे भारत की समस्या नहीं है, दुनिया भर की समस्या है। और आईपीसीसी की जितनी रिपोर्ट आ रही हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि दुनिया में कार्बन एमिशन जो बढ़ रहा है उसके कारण धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसलिए हर देश अपने अपने एनडीसीज के टारगेट तय करता है।
भारत ने जो अपने एनडीसीज के टारगेट तय किए, चाहे रिन्यूएबल क्षेत्र में टारगेट तय किए हों, चाहे कार्बन एमिशन को कम करने के किए हों, भारत ने उन टारगेट्स को प्राप्त करा है। लेकिन इसमें जो दूसरा बड़ा विषय है कि दुनिया में अगर समान विकास चाहिए तो आज के 10 साल पहले जो तय हुआ था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करवाएं, ये दुर्भाग्य से विषय नहीं हो पाया। इस बार जो बोको में जो कॉप होने जा रही है उसमें जो न्यू क्वांटिफाइबल गोल जो दुनिया ने तय किए हैं वो सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा है। और मुझे लगता है जिन्होंने सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल एमिशन किया है वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आगे आए। और भारत ने तो पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सामने जो लक्ष्य रखे हैं उनको पूरा ही किया है। ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। We have also declared that we will be a net zero country and the target of net zero will be achieved by 2070. What is the progress? And when you work with ministries like oil and gas, renewable energy, power sector, are we working at cross purposes? How do you balance the two sides? देखिए, दुनिया के जिन देशों ने लक्ष्य दिया है, भारत ने भी नेट जीरो का लक्ष्य अपना 2070 का दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो एक नोडल एजेंसी का काम करती है, लेकिन अगर नेट जीरो के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो हमें ऐसे परिवहन के साधनों को बढ़ाना पड़ेगा जो कम एमिशन करते हो, सार्वजनिक परिवहन के साधनों को, स्मार्ट सिटी को, वेस्ट मैनेजमेंट को, टेक्नोलॉजिकल चेंज को, ग्रीन एरिया को बढ़ाने को, वाटर कंजर्वेशन को, क्लीनिंग ऑफ रिवर को, ये सारे विषय हैं। और इसलिए इसके लिए देश में एक समिति बनी हुई है। और जब मैंने आपको कहा है कि जब एनडीसीज की बात करते हैं तो आज हम इस स्तर पे आए हैं कि दुनिया में हमको अपने सीएचजी एमिशंस को देना पड़ता है। वो रिपोर्ट दुनिया भर में जाती है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी रिपोर्ट को मान लिया जाता है, लेकिन हमारी रिपोर्ट को आज जो स्वीकार्यता करके दुनिया के देश आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि हमारी जो सीएचजी एंट्री है वो पूरी तरीके से एकेडमिक लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे, एक्टिविस्ट के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, वो पूरी तरीके से इस जो हमने इन्वेंटरीज दी हैं वो ये दर्शाता है कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तो बनने जा ही रहा है, लेकिन उस एवज में भारत अपना कार्बन एमिशन भी कम कर। यहाँ पर आपके सवालों के जवाब तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस शो में हमारे साथ मैनेजमेंट भी बैठते हैं और आईपीओ लिस्टिंग के बाद स्टैनली लाइफस्टाइल के ग्रोथ और कारोबार के आउटलुक पर आज हम बात करने वाले हैं कंपनी के मैनेजमेंट से। हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील सुरेश और सीएफओ प्रदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो चलिए, यहाँ पर अगर होम डेकोर की ट्रेंड की बात करें, होम फर्नीचर के ट्रेंड की बात करें, तो फिलहाल किस तरफ ट्रेंड जाता हुआ दिखाई दे रहा है? एक समय था प्री पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक, और लोगों की लाइफस्टाइल और घर को लेके चॉइसेस बदल रही हैं। वर्क फ्रॉम होम के कल्चर की वजह से हमने देखा कि यहाँ पर वर्क ऑफिसेज जो हैं वो घर पे बनने लग गए हैं। तो इस ओवरऑल ट्रेंड को भांपते हुए फिलहाल बिक्री के लिहाज से, सेल के लिहाज से आपको क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है? What we have हमने ये देखा है कि द रियल एस्टेट सेल्स साइकिल में कोई स्टॉपेज नहीं हुआ है। The premium property sale trend is going and it is very strong. And what we see is once जब ये property sell होते हैं, it will come for refurbishment and for making the homes, and that is where we will come in. I mean the timing, I guess nobody is able to predict very exactly. प्रदीप जी, मेरा अगला सवाल आपसे बिक्री यानी सेल्स के ट्रेंड को लेकर है। ज़रा इन ट्रेंड्स के बारे में जानकारी दें, किस तरह के ट्रेंड्स रहे हैं बिक्री में ख़ास तौर पे? सारे फॉर्मेट का स्कोप है इक्वल ग्रो करने के लिए। हर एक फॉर्मेट केटर्स टू अ डिफरेंट कस्टमर प्रोफाइल, सो द नंबर ऑफ सिटीज़ जहाँ पे वो ग्रो कर सकते हैं टोटली डिफरेंट है। एंड वी एक्सपेक्ट कि तीनों सेगमेंट, तीनों फॉर्मेट एट द सेम रेट, एट द सेम प्रोपोर्शन कंटिन्यू करेंगे ग्रोथ इन फ्यूचर ऑल्सो। बिल्कुल। और सुरेश जी, इसके अलावा आगे कैपेक्स की बात करें तो क्षमता विस्तार की क्या योजनाएं हैं आपकी?
हमारा जो पुराना हिस्ट्री है, हम लोग सीटिंग पीपल है, तो बेसिकली हमारा कोर बिजनेस सीटिंग में ही होता है, तो उसका डीकॉन्सेंट्रेशन नहीं करेंगे, उसका भी एक्सपेंशन कर रहे हैं. Other than that, we are also expanding into various other. Now we make furniture for every room of the house. तो हम लोग लास्ट 5-6 ईयर्स में दूसरा फैक्ट्री सेटअप किया है. वहाँ पे हमारा किचन्स, वार्डरोब्स, बेड्स, मैट्रेस, तो पूरा एक लग्जरी घर के लिए जो भी चाहिए हमारा फैक्ट्री में बनता है, और पूरा वो एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना के हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं. ठीक है सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कारोबार के आगे विस्तार योजनाओं के बारे में भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए, और इस शानदार लिस्टिंग के लिए भी आप दोनों को ही ढेर सारी शुभकामनाएं. विवेक जी, आपसे राय लेंगे. स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल्स की आईपीओ पर शानदार लिस्टिंग हुई है और बीएसई पर 369 का जो इशू प्राइस था उसके सामने 499 रुपए पे लिस्ट हुआ, तो काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन ये स्टॉक देकर भी गया. अब यहाँ से जिनको अलॉटमेंट हुआ होगा वो क्या करें, लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाएं या फिर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं आपको कंपनी के? अभी आपने मैनेजमेंट को भी सुना. देखिए, बात ऐसी है कि अगर मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन ठीक ठाक भी हो, अब इतने रनअप के बाद में तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है, लेकिन जिस लेवल्स पे हम लोग बाजार में बैठे हैं, थोड़ा बहुत भी अगर करेक्शन आता है, आज फ्राइडे है, सेकेंड हाफ में क्या होगा मैं कुछ नहीं बोल सकता, तो जो करेक्शन आता है इस हफ्ते अगले हफ्ते, तो क्या है कि इतना रनअप के बाद जरा प्रॉफिट बुकिंग इधर भी आपको देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा लेके जाओ घर, वही समझदारी का काम होता है जब हम लोग ऑल टाइम हाई के ऊपर होते हैं. बिल्कुल, नोशनल प्रॉफिट कमाने से अच्छा है पैसा अपने जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लीजिए और इससे पैसा कमाइए, क्योंकि काफ़ी शानदार लिस्टिंग गेन हुआ है, लेकिन बाजार आगे किस तरफ घूम जाएगा ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जैसा विवेक जी भी अभी कह रहे थे कि आज आखिरी कारोबारी हफ्ता है, सेकेंड हाफ में मार्केट में भी थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, तो उसको देखते हुए अपने प्रॉफिट को, जिस भी स्टॉक में हैं आप, प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश कीजिए. एक छोटे से ब्रेक के लिए ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं अभिनव चेन्नई से. अभिनव, स्वागत है आपका. बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है आपने, किस भाव पर? जी नमस्ते. मैंने जीएसएफसी के 50 शेयर खरीद कर रखे हैं 220 के भाव पर. अभी करीबन शेयर 240 के आसपास कारोबार कर रहा है, और मेरा नजरिया शॉर्ट टर्म का, मैं अपना स्टॉप लॉस क्या फिक्स कर सकता हूँ और टारगेट क्या रख सकता हूँ शॉर्ट टर्म में मैं चाहता हूँ. ऑलराइट, तो काफ़ी क्लैरिटी है. कपिल, आपके पास आऊंगी मैं, क्योंकि चार्ट्स को देखकर बताइए. हालांकि इस सेक्टर में हमने गिरावट देखी है जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद, लेकिन अगर हम ओवरऑल इस सेक्टर की रफ्तार देखें और मानसून के ट्रिगर्स को देखें तो वो इतना ख़राब नहीं लग रहा है. जीएसएफसी स्पेसिफिकली आप बताएं कि इस क्षेत्र में आगे और कितनी जा सकती है. शॉर्ट टर्म नज़रिया है, फिलहाल मुनाफे में है, लेकिन और कितना रुकना चाहिए, किस स्टॉप लॉस के साथ? बेसिकली जीएसएफसी में काफी अच्छा मूव आया था, थोड़ा सा मूव इसका रिट्रेस भी हो गया है. अभी पिछले 4-5 दिनों से एक बेस बना रहा है. ट्रेंड इसका मैं साइडवेज टू पॉजिटिव में कह सकता हूँ, लेकिन दूसरे भी काफी सारे फैक्टर्स इस स्टॉक को अभी के जो टाइम में अफेक्ट कर सकते हैं. तो 242 है, स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और नीचे में 235 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करने चाहिए. और ऊपर में अगर शॉर्ट टर्म की अवधि है तो पहला टारगेट हमें यहाँ पे 253 का देखने मिलता है, और 253 का लेवल क्रॉस हो जाने के बाद में स्टॉक प्राइस के 266 के लेवल देखने मिलते हैं. तो 235 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें, हाफ प्रॉफिट बुकिंग 253 पे, और उसके बाकी के हाफ क्वांटिटी 266 पे. इस तरीके से हम पिरामिडिंग वाइज स्टॉक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ये है नज़रिया स्टॉक पे. हमारे एक दर्शक हैं इलेश पटेल जी, और इन्होंने एचएएल पर राय जाननी चाहिए. विवेक का मैं आपके पास आना चाहूँगा. इनका सवाल है कि बजट तक एचएएल किन लक्ष्यों को हासिल कर सकता है, क्या नज़रिया बन रहा है, ज़रा बताएं. एचएएल पर आपकी क्या राय होगी, बजट तक का नज़रिया पूछा इन्होंने. देखिए, बजट के लिए आपको मतलब कितने करीबन 20-22 दिन और बचे हैं बस. तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बजट के लिए इस पे बेट करना चाहिए, क्योंकि बजट में डिफेंस पे फोकस काफी जोरों से रहने वाला है. ये बाजार को मालूम है, एचएएल के शेयर होल्डर्स को मालूम है, सबको मालूम है. तो बजट को लेके ये स्टॉक ऊपर चलता रहेगा ये मुझे नहीं लगता है. तो बहुत ज्यादा यहाँ से रनअप मैं नहीं देखता हूँ इमीडिएट टर्म में. लेकिन हाँ, लॉन्गर टर्म में आपको अगर दिखता है कि बजट में जो एलोकेशन होगा और उसका फायदा कंपनीज को अगर आने वाला है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, सरकारी कंपनी. और डिफेंस में तो आज के दिन समझ लीजिए कि नंबर 1 भी है.
तो लॉन्गर टर्म के लिए ओके है, बजट तक का प्ले बहुत डिफिकल्ट है कहना, क्योंकि ज्यादातर न्यूज फैक्टर्ड है। ठीक है, तो ये है सलाह HAL पर आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं दीप, कोलकाता से हैं ये। दीप जी नमस्कार, कोलकाता से बोल रहे हैं आप, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, ये भी बताइए। जी नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग। तो मेरा सवाल है कि मेरे पास यस बैंक के शेयर्स हैं, 300 शेयर्स हैं, एवरेज रेट 18 रुपए के हैं, ठीक है, और मैं एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहा हूँ। इसको मेरे को होल्ड करना चाहिए या सेल ऑफ करके कोई दूसरे अच्छे शेयर्स ले लेने चाहिए? ठीक है, ये यस बैंक पर इनका सवाल है। एवरेज रेट अब इनका 18 का है और वहाँ से तो इनको मुनाफा हो रहा है हल्का, लेकिन विवेक जी सलाह दीजिए आप, यस बैंक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं? अभी ये जो लेवल्स आ रहे हैं और हम देखते हैं कि न्यूज़ बेस्ड एक्शन भी काफ़ी दिखता है, और अभी तो पूरा का पूरा मार्केट ही चल रहा है, बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर हैं, इस वजह से यस बैंक भी आज 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन इस तेज़ी पर कितना रिलाई करें? इन्हें मुनाफा लेके निकल जाना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको इनका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा लग रहा है? पूजा जी, पहली चीज तो यस बैंक मैंने भी गलती की थी, टू बी ऑनेस्ट, सब इन्वेस्टर्स के जैसे, और तो इसके लिए मेरे पर्सनल होल्डिंग में तो ज्यादा कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। बस एक ये है कि मैं बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स नहीं देखता हूँ, और इनफैक्ट थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म लॉस बुक मैंने कल ही बुक किया था, तो ये मैसेज आपको क्लियर रहना चाहिए। उससे ज्यादा मैं कवर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पर्सनल होल्डिंग में है। ये शो को आगे बढ़ाते हैं और झटपट रुक कर लेते हैं ऑप्शंस के चैंपियन की ओर। हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत मॉर्निंग, स्वागत है आपका, बताइए क्या है आपकी आज की पिक? गुड मॉर्निंग। सो देखिए, जिस तरीके से मार्केट में दिख रहा है कि रोटेशनल बेसिस पे बाइंग हो रही है, जो कि बैंकिंग की शुरुआत हुई, फिर अब IT और दूसरे सेक्टर्स में कैस्केड हो रही है, मुझे लगता है कि जो ऑटो जहाँ पे थोड़ा साइड लाइन्स पे थे, यहाँ पे भी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट के बाद कंसोलिडेशन हुआ है पिछले 3-4 दिनों में, और उनमें से एक नाम जो कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल चल रहा है ऑटो इंडेक्स के, हीरो मोटो, जिसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को आज रिक्लेम किया है। मुझे लगता है कि यहाँ से मोमेंटम ऑफ कैरी होना चाहिए। तो यहाँ 5600 वाली कॉल जो करीब 166-65 के अराउंड ट्रेड कर रही है, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 1840 के स्टॉप लॉस के साथ 210 तक के टारगेट्स के लिए। ऑलराइट अजीत, यहाँ पर आपकी रिकमेंडेशन है हीरो मोटो की कॉल खरीदने की, और 166.7 का प्राइस आप बता रहे हैं, लक्ष्य 210 का, स्टॉप लॉस 140 का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस रिकमेंडेशन के लिए। और झटपट एक रिस्क डिस्क्लोजर दर्शकों के लिए, क्योंकि FNO में ट्रेडिंग करना जोखिम भरा हो सकता है, और बिना रिसर्च किए, सलाह मशवरा लिए आप इसमें ट्रेड करने से बच सकते हैं, क्योंकि पाया गया है कि यहाँ पर 10 में से 9 लोगों को अधिकतर समय नुकसान ही हुआ है। ऑलराइट, और इसी के साथ योर स्टॉक की हमारी इस पेशकश को तो हम यहीं फिलहाल रोकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार